Hello everyone, well this is Pooja and I heartily welcome you all to my YouTube channel The Wings of Brain। So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है बिकॉज तुम लोग भी जानते हो कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एंड जो भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं अब वो दो टर्म्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो इस सीरीज़ से अब हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के MCQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप उन दोनों वीडियोस को भी देख लेना, तो तुम्हें उसे पढ़ के अच्छे से तुम्हें फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा समझ में आ जाएगा। और साथ में नोट्स भी है, तुम उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड उन नोट्स से तुम रिवाइज कर सकते हो। ऑलराइट देन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा। तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें पढ़ाया ये कि कोल्ड वॉर क्या होता है, कैसे एक कंपटीशन बन गया था ये दोनों सुपर पावर्स के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें उन दोनों सुपर पावर्स के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। ऑलरेडी ये तुम्हारा होमवर्क है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है, जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था उसकी शुरुआत हुई कब। जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस है वो 1962 में स्टार्ट हुआ था, जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपनी जो मिसाइलें थी उनको प्लेस कर दिया था, जिसके कुछ वीक्स बाद अमेरिका को इसके बारे में पता चलता है। तो वहीं से ये सारी सिचुएशन क्रिएट होना शुरू होती है। तो आई होप सो तुमने ये वाला टॉपिक चैप्टर में अच्छे से समझा होगा। अगर समझा है तो तुम्हें ये आंसर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा आंसर था कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है वो कब हुआ। तो 1962 में जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था वो हुआ था। The second question is which of the following was not a member of NATO। तो तुमने पढ़ा था कि नाटो क्या था, नाटो किसका अलायंस था। वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करो सबसे पहले कि नाटो कौन सी सुपर पावर का अलायंस था, USA या USSR। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे, नाटो कौन सी सुपर पावर का अलायंस था। तो हमारा आंसर है द USA का अलायंस था नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेम। तो नेम यानी कि तुम्हें पता है, जाके कमेंट बॉक्स में बताना है तुम्हें फुल फॉर्म क्या है नेम की, जो नेम था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा, जो नेम है वो एक अलायंस के तौर पे उभर के सामने आया। जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनका एक अलायंस था नेम, जिसमें हमारी कंट्री इंडिया भी शामिल था। तो देखो नेम का क्या ऑब्जेक्टिव था, हम इस पे बात करेंगे। इनेबलिंग न्यू डिकोलोनाइज्ड कंट्री टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी। जो भी कंट्रीज अभी अभी अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुई थी उनको ये समझाना कि भाई हमें इंडिपेंडेंट ही रहना है, हमें किसी भी अलायंस के साथ में जाके शामिल नहीं होना है। नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, तो ना ही हमें यहाँ पे USA के साथ जाना था एंड ना ही USSR का जो अलायंस था उसमें शामिल होना था। तो ये वाला भी ठीक है भाई, ये भी ऑब्जेक्टिव था नेम का, हमें पता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, ये तो भाई करेक्ट है। या थर्ड ऑप्शन देखते हैं अब हम, फॉलोइंग एन पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेम का क्या ऑब्जेक्टिव था, किसी भी अलायंस के साथ जाके शामिल नहीं होना। वहीं हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, स्टे आउट ऑफ वॉर, यानी कि वॉर से दूरी बना लेना। बट हमने उसी के साथ ये भी पढ़ा था कि नेम ने क्या करा था, जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी जो अभी अभी अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद हुई थी, उन्होंने USA एंड USSR के बीच में वॉर को एंड करने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो हाँ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था नेम का कि न्यूट्रलिटी को प्रैक्टिस करना। ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबली जो भी डेवलप्ड कंट्रीज इनइक्वालिटीज़ को प्रैक्टिस कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, उसको भी हमें एलिमिनेट करना है। ऑलराइट देन, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नेम का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, तो ये वाली सीरीज़ आई होप सो तुम्हें पसंद आ रही होगी और इससे मेनली तुम्हारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे और तुम्हें एक तरह से जो चैप्टर के हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो तुम्हें इस सीरीज़ से बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। बिफोर मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए तभी बेनिफिशियल होगी जब आपने जो ये चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ लिया होगा। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा,
उन वीडियोस को जाके देख लेना एंड जो भी वहाँ पे नोट्स है उनको डाउनलोड करके तुम उसे पढ़ सकते हो। तुम उसी के साथ इस सीरीज को तुम फॉलो करते रहना, तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नियो इज फॉल्स। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में ही बात करी है कि नियो क्या था। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो क्या था, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो भी अभी अभी अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुई थी, उनको ज़्यादातर राइट्स देने की बात इस पॉलिसी में की गई थी। नियो के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो बहुत ही आसान है। गिव द एलडीसी कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्स पर उनका कंट्रोल देना, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती थी वो क्या करती थी, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कंट्री में जाके उनके नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती थी, जिसके कारण क्या होता था, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाती थी। तो हमने यहाँ पे पढ़ाई था, तो ये वाला तो भाई सही है। सेकंड देखते हैं, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है कि जो भी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उनकी पहुंच वेस्टर्न मार्केट तक हो। तो ये वाला भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज टेक्नोलॉजी खरीदती थी वेस्टर्न मार्केट से, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती थी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जो भी विकसित देश थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका प्राइस हाइक करके रखा हुआ था। तो हाँ, नियो का तो ये भी स्टेटमेंट था कि जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उनकी पहुंच वेस्टर्न मार्केट तक हो, और जो भी वेस्टर्न मार्केट से वो अपने लिए टेक्नोलॉजी खरीदते हैं उनकी कॉस्ट कम हो। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि नियो का ऑब्जेक्टिव था जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको ज़्यादा पावर देना। तो इसका आंसर भी तुम्हें यहाँ पे मिल गया होगा कि नियो का क्या ऑब्जेक्टिव था। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वार्सा पैक्ट वॉज लेड बाय। वार्सा पैक्ट किसके द्वारा बनाया गया था। हमने चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो वार्सा पैक्ट था वो सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था। तो ये किसका अलायंस था, एक तरह से ये अलायंस था सोवियत यूनियन का, यानी कि यूएसएसआर का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटो। ठीक है, तुम्हें अब क्या करना है, अभी तुम वीडियो को पॉज करोगे, इन ऑप्शंस में से कौन सी जो फुल फॉर्म है वो करेक्ट है सीटो के लिए, आंसर देखने से पहले उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ऑलराइट देन, तो क्या फॉर्म थी सीटो की। सीटो किसका ऑर्गेनाइजेशन था। हमने इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो में ये बात करी थी कि सीटो की फुल फॉर्म क्या थी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जैसे कि चैप्टर में ही इसके बारे में पढ़ा था कि जो अमेरिका था, यानी कि जो यूएसए था, उसने क्या किया था, साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको अपने अंडर लेने के लिए उनके साथ टाई अप करना शुरू कर दिया। और एक और ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्या था, सेंटो। ठीक है, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और इस फुल फॉर्म को तुम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत चांस है कि ये वाली फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द राइवलरी बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड इज नॉन एज। कोल्ड वॉर में क्या होता है, दो सुपर पावर्स होती हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है उसके बाद जो एक नया पीरियड शुरू होता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में ये एक पूरी लाइन है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो द ऑप्शन इज़ हॉट वॉर, द ऑप्शन इज़ कोल्ड वॉर, द ऑप्शन इज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड द ऑप्शन डी इज़ अपार्टाइड। इसका आंसर मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने इसे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसका आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज नाटो क्रिएटेड। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नाटो था वो किस सुपर पावर का ब्लॉक था और कौन सी ईयर में इसे क्रिएट किया गया था। तो देखो, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि जो नाटो था वो यूएसए का ब्लॉक था, यानी कि यूएसए ने नाटो को क्रिएट किया था ताकि सोवियत यूनियन अगर उस पर कभी भी हमला करे तो नाटो में जितनी भी कंट्रीज़ है वो उसका सामना कर सके 1949 में। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका ये ऑब्जेक्टिव था टू यूनाइट द वेस्टर्न पावर अगेंस्ट पॉसिबल इन्वेजन्स बाय सोवियत यूनियन। तो यूएसए ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सोवियत यूनियन जो है यूएसएसआर और उसके जो भी ब्लॉक्स है उस पर अटैक कर, इसलिए अमेरिका ने क्या किया, जो वेस्टर्न
यूरोप की कंट्रीज़ है उनको मिलाकर अपना एक ब्लॉक बनाया जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स ऑफ। तो हमने अभी एक ब्लॉक के बारे में पढ़ा था जो कि था अमेरिका का ब्लॉक, जो कि 1949 में बनाया गया था। ठीक है, एक और ब्लॉक था, वो किसका ब्लॉक था, अब हमें इसमें वही बताना है। ठीक है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है उसके बाद क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस है वो स्टार्ट होता है। किसके बीच में स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है यूएसए के बीच में एंड यूएसएसआर के बीच में। पूरे वर्ल्ड में ये बात साफ जाहिर हो जाता है कि ये यूएसए एंड यूएसएसआर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था जिसे यूएसए एंड यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है कोल्ड वॉर के बारे में। पहले हम इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा भाई कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। ये वाला तो करेक्ट है क्योंकि हमने बात ही की है कि ये कंपटीशन था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में एंड जो भी इनके ब्लॉक्स थे नाटो और वार्सा पैक्ट इन दोनों के बीच में। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था एंड जो यूएसएसआर था वो मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट के हाथ में। और तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाता है कि हाँ ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। ठीक है, इट ट्रिगर्ड एन आर्म्स रेस। तो हमने जैसे कि बात ही की थी कि जो यूएसए है एंड जो सोवियत यूनियन है इन दोनों ने अपने आप को एक सुपर पावर बनाने के लिए जितने ज़्यादा वेपन्स है उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपनी जो आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। तो भाई ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है कि एक तरह से यहाँ पे आर्म्स रेस शुरू हो गई थी कि कौन सबसे ज़्यादा वेपन्स अपने पास रख सकता है। एंड द ऑप्शन नंबर डी, द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर्स। कि कई बार ऐसा हुआ था कि ये दोनों सामने आए थे बट यूएस और यूएसएसआर के बीच में कभी भी कोई वॉर नहीं हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन गलत है और कोल्ड वॉर के बारे में ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएसए एंड जो यूएसएसआर है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके वॉर करने ही लग गए थे। ऐसी सिचुएशन बनी थी जिसे हमने पढ़ा था लॉजिक ऑफ डिटरेंस की थ्योरी, जिसमें ऐसा लगा था कि भाई दोनों सामने आ गए वॉर हो ही जाएगा बट कोई वॉर नहीं हुआ था और फाइनली जो वर्ल्ड था वो थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच गया था। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोल्ड वॉर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो यहाँ पे हमने बात की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि तुम्हारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और तुम्हारे लिए एक काइंड ऑफ समरी भी हो जाती है तुम्हारे चैप्टर को समझने के लिए। आई होप सो तुम्हें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो अगर तुम्हें ये वाली सीरीज़ पसंद आई है तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑफ कोर्स गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। सो इन क्वेश्चन के पीडीएफ भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो मेक श्योर तुम वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और ये वाले जो क्वेश्चन है इनको रिवाइज कर लेना। एंड द कोल्ड वॉर एरा पे जो हमने डिस्कशन किया है उन वीडियोस का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और अपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना उन वीडियोस के थ्रू। ठीक है, देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।